अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है विश्व एड्स दिवस और इस भेंट वार्ता में विशेषज्ञ अनुपम बोहरे से बात करेंगे दीपक निषाद। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। आज इस भेंट वार्ता में हमने आमंत्रित किया है अनुपम बोहरे साहब को। आप वरिष्ठ परामर्शदाता हैं एआरटी सेंटर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। आपके बारे में हम बता दें कि आप 16 साल से एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने ट्राईसाइकिल, साइकिल और बैलगाड़ी से देश भर में घूम करके एड्स के प्रति, एचआईवी के प्रति आपने जागरूकता फैलाने का काम किया है। इसके अलावा आपने एक फिल्म भी बनाई है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आपका हम अपने स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आज के जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो है एचआईवी एड्स। तो सबसे पहले अनुपम बोहरे साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एचआईवी है क्या? एचआईवी एक वायरस का नाम है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को कमजोर करता है। एचआईवी को अक्सर लोग बीमारी से जोड़ करके देखते हैं, एड्स से जोड़ करके देखते हैं। एचआईवी और एड्स में क्या संबंध है? एचआईवी की जब किसी को पुष्टि होती है, अर्थात उसके अंदर एचआईवी का वायरस प्रवेश कर चुका है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिसको एचआईवी का वायरस हो वो एड्स की अवस्था में जाए। एड्स जो है वो एक अवस्था है जो कि एचआईवी वायरस के कारण व्यक्ति को होती है, या सरल शब्दों में हम कहें एचआईवी वायरस आने के कारण शरीर में एक साथ बहुत सारे रोगों का हो जाना एड्स अवस्था है। यानी एड्स एक अवस्था है और हर व्यक्ति जो एचआईवी से पीड़ित है जरूरी नहीं है कि वो एड्स से भी पीड़ित हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखता है तो यह जरूरी नहीं कि वो एड्स की अवस्था तक जाए। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एचआईवी की जो बिगड़ी हुई अवस्था होती है वो आपको एड्स की तरफ लेकर के जाती है। और यदि समय रहते आपने एचआईवी की जांच करा ली, एचआईवी पॉजिटिव अगर आप पाए गए हैं तो दवाओं के साथ स्वस्थ जीवन शैली आप जी सकते हैं। जी हाँ, कुछ नियमित दवाएं लेकर आप एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। बोहरे साहब, एड्स के बारे में कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, ये बीमारी लाइलाज कही जाती है। तो कैसे हम ये अंतर करें कि जो एचआईवी पीड़ित व्यक्ति है वो इस बीमारी से इस हद तक ग्रसित नहीं होगा कि वो उसके लिए जानलेवा साबित हो? देखिए, अब ऐसा टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी लागू हो चुकी है जी। जिस भी व्यक्ति में एचआईवी का वायरस पाया जाता है अति शीघ्र उसकी मेडिसिन शुरू की जाती है। अगर व्यक्ति तुरंत ये दवाइयाँ लेना शुरू करता है, अपना उपचार लेता है और अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करता है और स्वास्थ्य का ध्यान रखता है तो वह इस एड्स की अवस्था तक नहीं जाएगा। अब काफी सेंटरों पे इसका मेडिसिन उपलब्ध है। यानी अगर रोग बहुत गंभीर अवस्था तक नहीं गया है तो उसका इलाज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसमें बोहरे जी आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि एचआईवी एड्स के बारे में जांचें तो होती ही होंगी, क्या किसी व्यक्ति को प्रथम दृष्टया हम उसके फेस वैल्यू पे देख के ही ये तय कर सकते हैं कि व्यक्ति को एचआईवी है या नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। किसी व्यक्ति को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसको एचआईवी का वायरस या एचआईवी संक्रमण वह है। यह केवल जांच के पश्चात ही पुष्टि होती है कि उक्त व्यक्ति में एचआईवी का वायरस है। एचआईवी की पुष्टि के लिए एचआईवी के कौन कौन से वो जांच है जो सुलभ हैं, और खासकर हम अगर बुंदेलखंड की बात करें और सागर जिले की बात करें, सागर संभाग की बात करें, तो ये जांचें कितनी सुलभ हैं, कितनी सरल हैं और एक आम व्यक्ति कैसे इनका फायदा उठा सकता है, इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? देखिए, लगभग प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय में एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र, जिसे हम आईसीटीसी नाम से भी जानते हैं, खोले गए हैं। जी। यहाँ पर अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा एचआईवी जांच के पूर्व सारी भ्रांतियों को मिटाया जाता है। जो व्यक्ति जांच कराने गया है उसकी सारी बातों को गोपनीय रखा जाता है तथा पूर्णतः निःशुल्क तरीके से यहाँ पर जांच होती है। परिणाम जो भी हो, जांच के पश्चात भी यहाँ पर रिपोर्ट देते समय उस व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है और उसकी भ्रांतियों को मिटाया जाता है। दवाएं भी निःशुल्क दी जाती हैं? हाँ, दवाई के लिए सागर संभाग में केवल सागर में अभी एक सेंटर है जो कि मेडिकल कॉलेज सेंटर में है। यहाँ पर वह व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव की रिपोर्ट लेकर आकर
अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और पूर्णतः सारी दवाइयाँ निःशुल्क और गोपनीय तरीके से ले सकता है। आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, तो क्या गवर्नमेंट की, सरकार की ऐसी भी कोई नीति होती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप एचआईवी के जो पीड़ित मरीज होते हैं उनको ट्रैक करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, और क्या उनका इलाज कहाँ तक हुआ है, क्या इलाज को वो संपूर्ण तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, माइग्रेट तो नहीं हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं तो क्या वहाँ भी उनका इलाज चल रहा है, ऐसा कोई सिस्टम है इसको जानने का? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे यहाँ जैसे ही क्लाइंट रजिस्टर्ड होता है उसकी मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद अगर वह 1 महीने अपनी दवा नहीं लेता है तो उस क्लाइंट को हम लोग मिस फर्स्ट क्लाइंट बोलते हैं, जी। जिसको तत्काल फ़ोन लगाया जाता है एवं हमारे एनजीओ वर्कर्स जो हैं वह उस क्लाइंट से फिर संपर्क भी करते हैं, उसके निवास स्थान पर भी संपर्क करते हैं। यह क्लाइंट की सहमति के पश्चात ही होता है और फिर क्लाइंट को लगातार फॉलोअप करते हैं जिससे वो नियमित दवाइयाँ लेता रहे। ऐसे क्लाइंट जो माइग्रेंट होते हैं या एक स्थान से दूसरी जगह खुद जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसफ़र की भी सुविधा हमारे यहाँ होती है। जी, पोरे साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति जांच कराता है तो जांच में कितना वक्त लगता है और क्या ये पीड़ादायक होता है या आसानी से इसकी जांच कराई जा सकती है? जांच के लिए इसमें पीड़ादायक जैसा कुछ नहीं होता, जैसे अमूमन सारी जांचें होती हैं सिर्फ वैसे ही जांच होती है। आपका एक बार ब्लड लिया जाता है, अगर कोई प्रथम टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसी सैंपल से फिर पुनः 2 टेस्ट लगाए जाते हैं। 3 टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद ही उस क्लाइंट को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी जाती है। संभवतः सारे सेंटरों पे सेम डे या अगले दिन उस क्लाइंट को रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाती है। तीनों टेस्ट एक ही सेंटर पे और एक दिन के अंदर ही हो जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अमूमन ऐसा होता है? हाँ, सारी जगह लगभग एक ही सेंटर पे मतलब एक केवल ब्लड सैंपल से ही, रक्त के नमूने मात्र से ही इसकी जांच हो जाती है? जी, केवल एक बार रक्त देने से ही इसकी जांच हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पीड़ित है जिसको आपने ये चिन्हित कर लिया कि वो एचआईवी से संक्रमित है, तो क्या उस एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को एचआईवी होने मात्र से शरीर में उसके क्या-क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, सामान्यतः जब किसी के शरीर में एचआईवी का वायरस प्रवेश करता है तो कुछ समय तक उसको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। जी, कुछ समय को आप कितना समय कह सकते हैं? ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, उसका इम्यूनिटी पावर कैसा है और उसका रहन सहन कैसा है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी तगड़ी है, कितनी मजबूत है, इस पे भी निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, ये मेन उसी पर निर्भर करेगा कि उसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कितनी मजबूत है और कितनी है। सामान्यतः जब भी किसी व्यक्ति में एचआईवी का वायरस आता है तो यह हो सकता है कि उसको 1 महीने से ज़्यादा बुखार, शरीर का लगातार वजन कम होना और लूज मोशन या दस्त होना जी, और मुंह में छाले होना। लेकिन यह सामान्यतः किसी और भी कारण से भी हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी वायरस आने पर भी ये प्राथमिकता दिखाते हैं। बोहरे साहब, इसमें आपसे हम आगे जानना चाहेंगे कि एचआईवी से ग्रसित होने पे तमाम लक्षण जो आपने बताए वो आपके अंदर प्रकट हो सकते हैं और इसकी एक एडवांस आगे की जो अवस्था होती है वो एड्स भी हो सकती है। तो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने भर से आपको क्या और भी दूसरी बीमारियां घेर लेती हैं, टीबी जैसी बीमारियां और दूसरी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, क्या उन्हें भी होने का खतरा आपको बढ़ जाता है? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक अवसरवादी संक्रमण जिसको हम बोलते हैं, ऐसे संक्रमण जो केवल अवसर मिलते ही हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, जिनमें प्राथमिकता से टीबी, जिसे हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं, चूँकि हमारे शरीर में एचआईवी का वायरस रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को कम करता है जी, और क्षय रोग या टीबी एक ऐसा रोग है जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होने से होता है। अतः इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को टीबी होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आप लोग अपनी जांच में भी और परामर्श में भी ये चीज पाते होंगे कि जो व्यक्ति एड्स, जो व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित है, कहीं न कहीं वो आगे चल करके टीबी से भी ग्रसित हो सकता है। क्या दोनों के बीच में एक तारतम्य होता है, एक संबंध स्थापित किया जा सकता है? हाँ, अधिकतर एचआईवी केसेस में हम ये कहें कि 60% से ज़्यादा संभावना टीबी होने की बढ़ जाती है। अधिकतर केसों में जो कि एचआईवी एड्स से ग्रसित हैं, उनकी मृत्यु का कारण भी टीबी ही होता है। लेकिन हाँ, अगर टीबी की भी समय पर जांच कराई जाए और उपचार लिया जाए तो टीबी पूर्णतः से ठीक हो जाती है। टीबी और एचआईवी दोनों की जांच कराई जाए, दोनों के इलाज एक साथ चल सकते हैं और दोनों के इलाज से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल,
ठीक है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है यानी कि इन रोगों के नाम को सुन करके। और बोहरे साहब, अब प्रश्न ये उठता है, पुनः हम बुनियादी प्रश्न पे आते हैं कि एक व्यक्ति को एचआईवी का संक्रमण होता कैसे है? अगर हम बात करें एचआईवी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के केवल 4 कारण होते हैं। जी। सबसे प्रथम असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा संक्रमित सुइयों का उपयोग, तीसरा संक्रमित रक्त चढ़ाने से, और चौथा संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे में। ये 4 कारण हैं जो एचआईवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेज सकते हैं। दुनिया भर में एचआईवी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने का यही 4 कारण हैं, आपने बताया। और एचआईवी का संक्रमण व्यक्ति को ना हो, इसके लिए इन 4 कारणों को काटने का आप क्या उपाय बताएंगे? देखिए, सबसे पहला तो अपने साथी के प्रति वफादार रहें। सुरक्षित साधनों की हम बात करते हैं तो निरोध का इस्तेमाल जरूरी है, जो कि एड्स के लिए साथ साथ कई तरह के यौन रोगों को भी रोकता है, अतः इनका उपयोग करना चाहिए। संक्रमित सुइयों का उपयोग दोबारा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से सुई का उपयोग दोबारा ना हो। अगर आपको कभी भी ब्लड की, रक्त की आवश्यकता होती है तो आप शासकीय चिकित्सालयों, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही ब्लड लें, और प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को अपनी एचआईवी की जांच करानी चाहिए। एचआईवी की जांच के बारे में आपने बात की। CD4 सेल का नाम हमने सुना है एचआईवी को लेकर के, क्या होता है ये? CD4 सेल्स, अगर हम बहुत सामान्य बात करें सामान्य भाषा में, तो ये हमारे अंदर हमारे शरीर की रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। सामान्यतः यह 500 से 1500 एक व्यक्ति में पाए जाते हैं पर ml, लेकिन यह वायरस केवल इन्हीं CD4 सेल्स के अंदर जाकर अपने आप को बढ़ाता है और CD4 को नष्ट करता है। जब हमारे शरीर के सैनिक कमजोर हो जाएंगे तो यह जरूरी है कि दूसरे लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, मतलब दूसरा रोग हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होगा। यानी इनके काउंट को आपको घटने नहीं देना है। बिल्कुल। और आपने 4 जो कारणों की बात की कि जिससे आपको एचआईवी होता है, उनमें से आपने एक कारण ये बताया कि गर्भवती महिला से होने वाले बच्चे को भी, शिशु को भी एचआईवी हो सकता है। तो क्या ऐसे शिशु को उसके डिलीवरी से पहले स्वस्थ डिलीवरी हो, बच्चा एचआईवी से पीड़ित ना हो, उसको बचाने का कोई उपाय है? बिल्कुल। माँ से बच्चे में एचआईवी 3 अवस्थाओं में जाता है, एक प्रसव के पहले, एक प्रसव के दौरान और एक प्रसव के पश्चात। प्रसव के पहले की अगर हम बात करें तो जैसे ही किसी गर्भवती माँ को ये पता चलता है कि वह एचआईवी पॉजिटिव है तो तत्काल उसको अपनी एआरटी सेंटर पर रजिस्टर करके दवाइयाँ शुरू करना चाहिए। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले तो जन्म शासकीय चिकित्सालयों में होना चाहिए, संस्थागत प्रसव होना चाहिए, और बच्चे को तुरंत आईसीटीसी से मिलने वाली दवाइयाँ चिकित्सक की देखरेख में दी जाना चाहिए। अब आता है तीसरा कारण, प्रसव के पश्चात। ऐसे में माँ का दूध बच्चे को जरूरी है। 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध दें, किसी भी तरह की मिक्स फीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर केवल माँ का दूध देते हैं तो बच्चे में एचआईवी होने का खतरा ना के बराबर रहेगा। ये तो हो गई बच्चे की बात। अब हम माँ की भी बात कर लेते हैं। जिस संक्रमित माँ से बच्चे को एचआईवी नहीं हुआ लेकिन माँ संक्रमित है, तो ऐसे में माँ को क्या करना चाहिए? अगर माँ संक्रमित है और बच्चे को एचआईवी नहीं हुआ है तो चूंकि बच्चे में मालूम चलता है 18 माह के पश्चात, तो काफ़ी आपने देखे होंगे छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं, तो 6 माह के बाद माँ को अपना दूध बच्चे को बंद कर देना चाहिए, उसकी टेस्टिंग कराना चाहिए, और बच्चा नेगेटिव है तो माँ के साथ रह सकता है, पॉजिटिव है तो भी रह सकता है। आगे फिर इस तरह से कोई खतरा बच्चे में नहीं होता। माँ को यदि एचआईवी संक्रमण है, बच्चा जन्म लेते ही माँ से फीडिंग 6 महीने तक, यानी माँ के दूध का सेवन 6 माह तक कर सकता है। बिल्कुल। भले ही माँ एचआईवी संक्रमित हो, हाँ, कर सकता है। बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। हमारी गाइडलाइन भी कहती है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और आवश्यक है। अब हमने एचआईवी संक्रमण के फैलने की बात की। फैलने में आपने एक जो पहला कारण बताया वो है असुरक्षित यौन संबंध। उसमें मान लीजिए आपकी एक पति पत्नी में किसी एक को संक्रमण है एचआईवी का, तो क्या दोनों साथ में रह सकते हैं? और साथ में रहते हुए जो सुखद वैवाहिक जीवन की बात हम करते हैं, उसका लाभ उठाते हुए दूसरा व्यक्ति एचआईवी से बच सकता है? बिल्कुल, आपने
ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमने सुना भी है कि छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है। ऐसे पति पत्नी जिसमें से एक को एचआईवी का वायरस है और एक को नहीं है, इसको हम लोग अपनी भाषा में डिस्कॉर्डेंट कपल बोलते हैं। यह बिल्कुल एक साथ रह सकते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि साथ रहने से, बात करने से, छूने से, एक ही बर्तन का उपयोग करने से, एक ही बिस्तर का उपयोग करने से एचआईवी का वायरस नहीं फैलता। दूसरा, जैसे आपने कहा, तो ये सलाह दी जाती है कि कोशिश करें कि जहाँ तक हो पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं तो आच्छेदक यौन संबंधों का उपयोग करें, फिर सुरक्षित साधनों का उपयोग करें, क्योंकि संबंध बनाने से एचआईवी का खतरा कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति या अपने पार्टनर स्पाउस को हो सकता है। तो ऐसे में सुरक्षित साधनों का उपयोग किया जाए। यानी कि सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा सुरक्षित साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमेशा सुरक्षित साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने पार्टनर के और अपने साथी के प्रति भी वफादार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बात ये आता है, आपने ये बात भी बताई कि आप साथ रह सकते हैं, साथ में एक बिस्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, छूने से एचआईवी का वायरस नहीं फैलता है। लेकिन लार से क्या एचआईवी का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है? आप ये मान लीजिए कि एक गिलास में किसी ने पानी पिया और उसमें उसके कुछ लार के अवशेष रह गए और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा व्यक्ति उससे पानी पीता है, तो क्या उसे एचआईवी हो सकता है? देखिए, यहाँ पर वही बात आती है बर्तन वाली। ऐसे केसेस में संभावना ना के बराबर है और इस तरह से केसेस अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। देखिए, जो एचआईवी का वायरस होता है वो शरीर के बाहर बहुत ही नाजुक होता है। शरीर के बाहर यह कुछ ही सेकंडों में ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा सनलाइट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक बार शरीर के अंदर जाता है तो फिर यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। आपकी बात में आपने ये जोड़ा कि छूने से नहीं होता है, साथ ही साथ आपने ये भी जोड़ा कि छूने में शायद इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि एचआईवी वायरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, सूरज के प्रकाश में आता है, कुछ ही सेकंडों में वो मर जाता है। लेकिन यदि वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर वो अपना असर दिखाता है। बोहरे साहब, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अक्सर जो बड़े शहरों की लाइफ स्टाइल होती है, जीवन शैली होती है, बहुत उन्मुक्त होती चली जा रही है। उसका असर कहीं ना कहीं छोटे शहरों में भी हो रहा है। तो क्या आपने अभी तक जो परामर्श अभी तक दिए हैं, आपके पास जो भी आंकड़े हैं, उनमें क्या कहीं ये चीज़ कहीं स्थापित होती है कि किस आयु वर्ग के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? देखिए, इसको हम शायद विडंबना ही कहेंगे कि 25 वर्ष से लेके 49 वर्ष के आयु के बीच के लोग, जो कि हमारे देश की युवा शक्ति है, सबसे ज़्यादा एचआईवी से संक्रमित हैं। और यही वो वर्ग है जिसको सबसे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है और यही वो वर्ग है जिसकी सबसे ज़्यादा देश को ज़रूरत है और यही वर्ग हमारा एचआईवी की ग्रस्त में कहीं ना कहीं जा रहा है। निश्चित रूप से इन्हें आप जैसे परामर्शदाताओं की बहुत ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है और कहा भी जाता है कि जागरूकता ही बचाव है। जितना अधिक लोग इस बारे में जागरूक होंगे, सुरक्षित साधनों का प्रयोग करेंगे और जो कारण आपने बताए, 4 कारणों का आपने जिक्र किया, उनसे यदि दूर रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि वो एड्स या एचआईवी के संक्रमण में आए। बिल्कुल। बोहरे साहब, आजकल जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें एक वैधानिक दर्जा भी मिल रहा है, जिसमें एक होमोसेक्सुअलिटी की हम बात करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी कितना खतरनाक होती है एचआईवी जैसे बीमारी को फैलाने में, उसका वाहक बनने में? देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि कई लोगों का ये सोचना होता है कि सिर्फ महिला और पुरुष संबंध बनाएंगे तभी एचआईवी का वायरस आएगा, जबकि पुरुष और पुरुष यदि संबंध बनाते हैं तो यह खतरा दुगने से ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे सेंटर पे भी कई ऐसे क्लाइंट रजिस्टर्ड हैं जो कि होमोसेक्सुअल हैं, तो अगर समलैंगिकता संबंध बनाए जाते हैं तो उसमें एचआईवी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी विपरीत लिंग के साथ जो संबंध होता है उसकी तुलना में जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके बीच का संबंध ज़्यादा खतरनाक होता है, ऐसा आपके परामर्श में अभी तक सामने आया है। बिल्कुल। बोहरे साहब, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है और उसको कहीं ना कहीं इस बात की आशंका होती है कि शायद वो एचआईवी से पीड़ित हो सकता है, लेकिन उसके लक्षण भी तुरंत उभर के सामने नहीं आते हैं और व्यक्ति समाज में लोक लज्जा के भय से कहने से भी डरता है। और ये लक्षण कितने दिन बाद उभरते हैं? विंडो पीरियड की बात आप करते हैं, ये विंडो पीरियड कितनी अवधि का विंडो पीरियड होता है? देखिए, सबसे पहला तो यह है कि जैसे ही किसी के मन में या मस्तिष्क में विचार आता है कि मुझे एचआईवी तो नहीं है
और वो अंदर से घुटता है तो सबसे पहले तो उसको टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराते ही जो आपने कहा कि विंडो पीरियड वह अवस्था होती है कि जब हम टेस्ट कराते हैं तो यह वायरस हमारे शरीर में छुपा हुआ होता है, लेकिन हमारे टेस्ट में नहीं आता, क्योंकि हमारे जो टेस्ट होते हैं वो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं और एंटीबॉडी बनने में 3 महीने से अधिक का भी समय लग सकता है। तो अतः यह पीरियड हम कह सकते हैं कि 3 महीने तक का होता है। 3 महीने तक का पीरियड विंडो पीरियड होता है जी। और उस पीरियड में ऐसा हो सकता है कि एचआईवी के वायरस आपके शरीर के भीतर हो, लेकिन वो टेस्ट में सामने ना आए। इसलिए दोबारा 3 माह बाद पुनः टेस्ट की सलाह भी दी जाती है। विंडो पीरियड निकल जाने के बाद, यानी इस 3 महीने की अवधि निकल जाने के बाद आपको पुनः जो है टेस्ट के लिए जाना चाहिए। जी। और अक्सर बोहरे साहब जब हम बात करते हैं तो एचआईवी को हमेशा एड्स से जोड़ करके देखा जाता है। ये एक जो आम धारणा बन गई है, एचआईवी को एड्स के साथ जोड़ ही दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क की ये विशेषता होती है कि हम जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो विचार हमारे शरीर में तुरंत आते हैं। जैसे मैं आपसे किसी का कहूँ कि एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि थोड़ा सा टच हुआ होगा, निकल गया होगा। आपके मस्तिष्क में तुरंत आएगा कि कोई सिर होगा जो टायर के नीचे चला गया होगा, शरीर पे, सड़क पर पूरे कोई भयावह बहुत ऐसा विभत्स दृश्य दिमाग में आता है। तो एड्स सुन के जो हमने अपने दिमाग में जो धारणा बना ली है, यह पूर्णतः गलत और भ्रांति है। इसको भी नियंत्रित किया जा सकता है, इससे बचाव किया जा सकता है, इसके साथ जिया जा सकता है और बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। हर एचआईवी एड्स नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बहुत खुल करके अंकित करने की जरूरत है। बिल्कुल। हर एचआईवी पीड़ित के साथ आप ये ना सोचिए कि ये व्यक्ति एड्स से ही पीड़ित है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम एचआईवी। और एक सीमा के बाद दोनों के बीच भले ही संबंध स्थापित होते हैं। जी, और उस संबंध स्थापित होने पर भी जो आज दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, एआरटी थेरेपी है, वह इतनी कारगर है कि आप अमूमन अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं एड्स होने पे भी। बिल्कुल। हम लोग अपने बातचीत के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और विश्व एड्स दिवस के मौके पर ये बात आपसे हो रही है। बोहरे साहब, आप वरिष्ठ परामर्शदाता हैं और आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में एचआईवी पॉजिटिव ये चीज़ आ गई तो उस व्यक्ति को क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और समाज उनके साथ किस तरीके से मुख्य धारा में उनको शामिल करने के लिए कैसा व्यवहार करे? देखिए, अगर सबसे पहले तो किसी को एचआईवी वायरस है तो उसको स्वयं अपना ध्यान रखना होगा, शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लगातार समय पर अपनी दवाइयाँ ले। समाज को चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको एचआईवी है उसका तिरस्कार न करे, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने में उसकी सहायता करे। आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की। स्वास्थ्य सेवाएं यानी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का इलाज कितना सस्ता है, कितना सरल है और कितनी आसानी से उपलब्ध है? एचआईवी एड्स की इलाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो यह है पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज, इवन जो रोगी कल्याण का जो टिकट होता है 2 रुपया या 10 रुपये, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है, उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। सारी दवाइयाँ, सारी थेरेपी पूर्णतः निःशुल्क है और लगभग हर 200 किलोमीटर पर इसका इलाज उपलब्ध है और हर शासकीय सेंटर में सुविधा पूर्णतः स्वस्थ होने में या एक स्वस्थ जीवन जीने में दवाइयों को लेने का कितना मियाद होता है? कितने समय तक आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एचआईवी एआरटी मेडिसिन जो है, एआरटी थेरेपी जो है, एक बार शुरू होती है तो यह व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में लेनी होती है, ये कभी बंद नहीं होती। सामान्यतः हम सोचने में लगेंगे कि अरे एचआईवी एड्स का दवा हमें पूरे समय लेना है, तो आज कई थायराइड हो गया, शुगर हो गया, ऐसे कई रोग हैं जिनमें लगातार व्यक्ति पूरे जीवन भर दवाइयाँ लेता है, तो इसमें भी पूरी जीवन भर उनको दवाइयों का सेवन करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि दवाइयाँ, इलाज, टेस्ट सब कुछ निःशुल्क है। बिल्कुल। और इन दवाइयों का कोई ऐसा दुष्प्रभाव भी आपके शरीर पे नहीं है? नहीं। हाँ, जब शुरू में कुछ दवाइयाँ शुरू होती हैं तब कुछ समय किसी को ज़्यादा, किसी को कम, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि चिकित्सक की देखरेख में उनको पूर्ण किया जाता है। जी बोरे साहब, एक प्रश्न आपसे हम और जानना चाहेंगे। आपने बताया कि जो 50 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष की आयु के लोग होते हैं वो ज़्यादा इस वायरस से संक्रमित होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है, हमारे देश के युवाओं की है। जी। तो ऐसे युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैंने
बचपन से किसी से एक कहानी सुनी थी, मैं 2 मिनट में उसको बताना चाहूँगी। वो कहानी थी पेंसिल रानी की। किसी ने मुझे सुनाई थी कि देखो पेंसिल रानी, तुम्हें लोग जब ही खरीदेंगे जब तुम अंदर से चलोगी। दूसरी बात बताएं पेंसिल रानी, जब तुम चलोगी तो तुम्हें छिलना भी पड़ेगा। और तीसरी बात बताएं पेंसिल रानी, जब तुम छिलोगी तो कभी कभी बीच में से टूट जाओगी। और चौथी बात बताएं, तुमसे कुछ गलतियां भी होंगी। और पांचवी बात तो बताना भूल ही गए, जो गलतियां होंगी वो रबर से मिट जाएंगी। तो युवा पीढ़ी से निवेदन है कि उस पेंसिल से कुछ सीखें, कुछ करें, अपने जीवन में परिश्रम करें, छिलें, जो गलतियां हुई हैं उनको रबर से मिटाएं। बहुत अच्छी तरीके से आपने पेंसिल को एक युवा से जोड़ा और कैसे व्यक्ति के जीवन में कितने चरण आते हैं और कैसे व्यक्ति अपनी गलतियों को दूर कर सकता है, उन्हें मिटा सकता है, आगे चल करके एक सुरक्षित जीवन जी सकता है, उसकी पूरी मिसाल ये पेंसिल रानी की कहानी है। अनुपम बोहरे साहब, आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप विश्व एड्स दिवस के मौके पर हमारे स्टूडियो में आए और तमाम जो आशंकाएं हैं, तमाम जो मिथक हैं एचआईवी को लेकर के और एड्स को लेकर के, आपने तमाम आशंकाओं को निराधार साबित करने की कोशिश की, श्रोताओं को जागरूक किया आपने, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। अनुपम बोहरे, वरिष्ठ परामर्शदाता, एआरटी सेंटर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से हमारे बीच आप आए, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।